ओके, सो वेलकम टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एनालिसिस। आज के इस सेशन के अंदर हमारा जो फोकस है वो कॉम्प्लेक्सिटी पर है। यानी जिस तरह से हमने फर्स्ट और सेकंड सेशन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की डेटा स्ट्रक्चर के हवाले से एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप पर प्रीवियसली बात की, तो आने वाले दो सेशन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करने वाले हैं कि एल्गोरिथम की क्या कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। तो सबसे पहले हम एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी पे जाने से पहले किसी भी चीज़ की कंपैरिजन देखते हैं कि हम किन दो चीज़ों पर या दो से ज़्यादा चीज़ों के बेस पर किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं कि आपके पास या आपके सामने दो ऐसे शख्स मौजूद हैं जो दो अलग अलग फीचर्स रखते हैं, ठीक है ना। दो हाइट के दो कोई भी शख्स हैं, ठीक है, हम जस्ट मेजर स्ट्रेट लाइन, और मैं कहता हूं कि इन दोनों शख्स में से या अशखास में से कौन सा ऐसा शख्स है जो ज़्यादा सेहतमंद है, ठीक है। तो विजुअली आप देखकर आपके कुछ इंटरनल पैरामीटर्स होंगे जो आप एज्यूम करते हुए कहोगे कि या तो ये शख्स ज़्यादा सेहतमंद है या ये बहुत ज़्यादा सेहतमंद है। तो जो पैरामीटर्स तुमने बेस किया है, जिस पे बेस पर तुमने डिसीजन लिया है, वो पैरामीटर ऐसे होने चाहिए जो किसी खास जगह के लिहाज पर बेस ना करें, बल्कि ऐसे पैरामीटर्स हों जो ग्लोबली किसी भी दो शख्स पर एप्लीकेबल हों। यानी अगर ये पैरामीटर जिसके बिहाफ पर तुमने इसे या फिर इसे सेहतमंद करार दिया है, इसी तरह अगर मैं अमेरिका के अंदर जाकर भी दो शख्स को या लंदन में जाकर दो शख्स की कंपैरिजन करूं तो वही दो पैरामीटर यहां पर भी इसके सेहतमंद होने के लिए एप्लीकेबल होने चाहिए। ऐसा कोई भी इसमें पैरामीटर ना हो जो किसी एक खास एरिया पर बेस करता हो। अगर वो खास एरिया पर बेस करने लगेगा तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पैरामीटर्स हैं जो दो लोगों के दरमियान डिफरेंशिएट कर रहा है, ये एप्रोप्रिएट वे नहीं है। लिहाजा इस एग्जाम्पल के एतबार से जब आप किसी एल्गोरिथम को, यानी आपके पास एक ही सेंस के या एक ही वर्किंग के दो एल्गोरिथम हैं, उन दोनों को आप कंपेयर कर रहे हो, तो कंपेयर करते वक्त आपको इन दो चीज़ों का ख्याल करना होता है। यानी आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी दो तरीकों से देखते हैं कि एक्चुअली वो एल्गोरिथम जिसकी आप कॉम्प्लेक्सिटी मालूम करना चाह रहे हो वो कितना स्पेस कवर कर रहा है और कितना टाइम ले रहा है। स्पेस से मुराद ये है कि एक्चुअली वो कितना स्टोरेज लेगा आपके प्रोग्राम में, जब इन टर्म ऑफ प्रोग्रामिंग टर्म पर वो कन्वर्ट होकर आएगा तो वो कितना स्पेस लेगा, और इसी तरह वो कितना टाइम लेगा आपकी मशीन पर एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए इसी एग्जाम्पल के बेस पर मैं कहता हूं कि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी से मुराद ये है कि मैंने दो मशीन्स ली है, एक हमारे पास फॉर एग्जांपल पेंटियम 1 है, ठीक है, और एक हमारे पास जो है इस दौर हाजिर का एक स्मार्ट या फिर आप कह लें मोर पावरफुल मशीन है। तो एक एल्गोरिथम जो मैंने इस वक्त क्रिएट किया दो नंबर को सम करने के लिए, फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए, लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर या व्हाटएवर जो भी आपके पास प्रपोज सोल्यूशन है एल्गोरिथम के फॉर्म पर, आपने दोनों मशीन पर उसे क्या किया, एग्जीक्यूट किया। आप ये देखते हैं कि जब आप प्रोग्रामिंग के जरिए से यानी अगर मैं C# की बात करूं या जावा की बात करूं, वहां पर हमारे पास डेट टाइम या इसी तरह टाइम की एक इंटरनल क्लास होती है जिसके जरिए से हम ये पता कर सकते हैं कि कितनी देर में ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल जब तुमने पेंटियम 1 पर किया तो तुमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर 5 नैनो सेकंड के अंदर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, जबकि दौरे हाजिर की जो लेटेस्ट मशीन थी उसमें करने के बाद तुमने देखा कि 1 नैनो सेकंड पर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंटल स्टडी से मुझे पता चलता है कि ऐसे पैरामीटर्स जिसके बेस पर दो मशीनों पर किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट पर दोनों के रिजल्ट वेरी करते हों, इसके जरिए से आप अपने प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बता सकते। यही वजह है कि जब आप एक एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हो तो आपकी हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, यानी दोनों से आज़ाद हो, ताकि किसी एक खास थ्योरी या वो खास दो पैरामीटर जो स्पेस और टाइम के इसमें मौजूद हैं उसके बेस पर मैं बता सकूं कि जो एल्गोरिथम मैंने प्रपोज किया है उसके क्या कॉम्प्लेक्सिटी है इन टर्म ऑफ स्पेस या इन टर्म ऑफ टाइम। तो अब इंडिविजुअली देखते हैं इस सेशन पर हमारा फोकस स्पेस पर होगा कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इन टर्म ऑफ स्टोरेज। तो अब हमें ये बात समझनी है कि एक्चुअली हम ये मालूम क्यों करें। मालूम करने की वजह यह है कि कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर ये दो पैरामीटर यानी स्पेस या फिर टाइम हमें ये बताते हैं कि जो एल्गोरिथम तुमने प्रपोज किया है उसकी परफॉर्मेंस क्या है और किसी दूसरे के साथ उसे कंपेयर करने के बाद हमें क्या आउटकम के फॉर्म पर मिलने वाली चीज है, ठीक है। यानी दो एल्गोरिथम को कंपेयर करने के बाद मैं किस तरह से कह सकता हूं कि दोनों एल्गोरिथम दो नंबर को ऐड करने के लिए बनाए गए हैं, तो ये एल्गोरिथम क्यों हमारा सफिशिएंट है या क्यों पावरफुल है, ठीक है, इसीलिए हम कंपेयर कर रहे हैं।
इसी तरह से जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड पे भी डिस्कस किया कि हम अपने प्रोग्राम को, अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को किसी खास ऑपरेटिंग सिस्टम, मशीन या कंपाइलर इंटरप्रेटर पर बेस नहीं करते, ठीक है। यही वजह है कि हम अपने प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं निकालते, बल्कि हम अपने एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, ताकि इन फ्यूचर जो भी शख्स उस एल्गोरिथम को यूज कर रहा है वो अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसे कन्वर्ट कर सके, यूज कर सके। So therefore we need the separate step which is independent from any specific program and machine, यानी वो तमाम दोनों चीजों से क्या होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लिहाजा आप बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पर क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है। तो 3 इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जब आप एक प्रोग्राम की मालूम कर रहे हैं। सबसे पहले उस प्रोग्राम में जो वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं वो कांस्टेंट वैल्यू के साथ हैं, टेम्परेरी वैल्यू के साथ हैं। इसी तरह प्रोग्राम्स की इंस्ट्रक्शंस हैं और वो किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है, ये तीनों पैरामीटर्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आते हैं। इसी तरह से आगे फर्दर बताया जा रहा है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज द अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज्ड बाय द एल्गोरिथम इंक्लूडिंग द इनपुट वैल्यू ऑफ द एल्गोरिथम। यानी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें बताता है कि कितने अमाउंट ऑफ मेमोरी इस प्रोग्राम में यूटिलाइज हो रही है इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट। समटाइम ऑक्सिलरी स्पेस इज कंफ्यूज्ड विथ space complexity, but auxiliary space is the extra space or the temporary space used by the algorithm during its execution। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये auxiliary space है, ये एक temporary space है जो at a time of execution हमारी मशीन यूज करती है और उसके बाद उसे रिलीव कर देती है। तो यही वजह है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे इन दोनों पार्ट से मिलकर बनती है। एक तो वो स्पेस है जो आपके एल्गोरिथम पे लिखा गया है, और जब एट अ टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन हुई तो उस एग्जीक्यूशन के दरमियान जो रैम यूटिलाइज की गई मशीन से, ये हमारी ऑक्सिलरी स्पेस के फॉर्म पर इस्तेमाल होती है। मजीद यहाँ पर मैं अगर प्रिसाइज फॉर्म पर बात करूँ तो डेफिनेशन पे हमने देख लिया कि अमाउंट ऑफ मेमोरी जो कि आपके प्रोग्राम को कंप्लीशन के लिए इस्तेमाल हो वो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं मेमोरी लीक्स। मेमोरी लीक्स का मतलब ये है कि आपकी मशीन पर फॉर एग्जांपल 2 MB स्टोरेज स्पेस मौजूद था और आपने जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है वो 3 MB की। तो इस सिनेरियो पर आपको जो एरर रिसीव होगा वो मेमोरी लीक के फॉर्म पर हो सकता है। लिहाजा इसका प्रपोज सोल्यूशन इन टर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी यही होगा कि सबसे पहले आप अपने आप स्टोरेज को क्या करें, इंक्रीज करें। यही वजह है कि दौर हाजिर में हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं समझते, ठीक है, क्योंकि दौर हाजिर के अंदर आप देखते हो कि हमारे पास स्टोरेज जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट पर आ चुकी है। टेराबाइट पर हम बात करते हैं, ना सिर्फ टेराबाइट बल्कि हम क्लाउड बेस्ड डेटा पर अब बात करने लगे। पूरी दुनिया पर जो वॉर है इस वक्त वो सिर्फ डेटा के फॉर्म पर है, तो स्टोरेज की लोकेशन काफी ज्यादा है। तो यही वजह है कि इसका जो प्रपोज सोल्यूशन है वो बड़ा आसान होता है, लेकिन फिर भी हम इसे डिस्कस करते हैं थ्योरेटिकली तौर पे भी, और अक्सर इंटरव्यूज में भी ये पूछा जाता है कि एक्चुअली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या और किस तरह से हम फाइंड करते हैं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए सबसे 2 बेसिक पैरामीटर हैं। एक वो है जो हमारा फिक्स पार्ट कहलाता है। फिक्स पार्ट से मुराद ये है कि कांस्टेंट वैल्यू जो भी इंटीजर या डबल की इस्तेमाल की गई है। एक वैल्यू वो है जो वेरिएबल पार्ट पे। वेरिएबल पार्ट से मुराद ये है कि आप श्योर नहीं हो कि साइज ऑफ द प्रॉब्लम क्या होने वाला है। फॉर एग्जांपल डायनेमिक एरे, कि क्या यूजर इन टर्म ऑफ द एग्जीक्यूशन क्या साइज देगा इस एरे का, जिसके बाद मुझे पता चलेगा कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का जो फॉर्मूला बनता है वो सबसे पहले कांस्टेंट और स्पेस ऑफ इंस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। इंस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यही है कि जो एग्जांपल के तौर पर एरे के फॉर्म पर आपके प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल होने वाले हैं। तो ये ओवरऑल जब ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट यहाँ पर होता है इन टर्म ऑफ द वैल्यू, जो भी प्रॉब्लम है आपके पास, तो हम कह सकते हैं कि इसके एडिशन के बाद जो हमारे पास वैल्यू आने वाली है वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है आपके उस प्रपोज सोल्यूशन की। यहाँ पर एक छोटे से प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे तो बात बहुत बेहतर तरीके से हमें समझ में आएगी। तो थोड़ी देर के लिए हम एज्यूम करते हैं कि ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है इन टर्म ऑफ द सूडो कोड है, ठीक है। तो हमेशा हम सूडो कोड को कोशिश करते हैं कि इसे प्रोग्रामिंग सिंटैक्स में हम कन्वर्ट कर लें, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा हूं कि हम किसी एल्गोरिथम की ही कॉम्प्लेक्सिटी मालूम करते हैं, ना कि प्रॉब्लम की, क्योंकि जो एल्गोरिथम होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जब आप उसको सिस्टमैटिक वे में कन्वर्ट करना चाहते हो तो एक प्रोग्रामिंग सूडो कोड पे कन्वर्ट कर लेते हो, ठीक है। यही वजह है कि ये एक प्रोग्रामिंग सिंटैक्स है, लेकिन हम इसे सूडो कोड के फॉर्म पर ही यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। तो एक फंक्शन है और ये फंक्शन सम के नाम से, और ये मुझे रिटर्न करेगा 3 वैल्यू का सम। अगर मैं इस पे कहता हूं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मालूम करो, तो हर एक इंडिविजुअल जो कि फिक्स पार्ट है हमारे पास वो एक स्पेस के फॉर्म पर कॉल होगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये 1 स्पेस है, ये 2nd स्पेस है, ये 3rd स्पेस है, और उसके बाद ये R हमारे पास 4 स्पेस है।
तो बेसिक हमारे पास 4 फिक्स पार्ट है, तो मैंने कह दिया कि 4 फिक्स पार्ट हमारे ये हो गए। इसके बाद जब आपने इस फिक्स पार्ट को एक दफा यूज कर लिया तो यही फिक्स पार्ट आपको दोबारा वैल्यू क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो यही वजह है कि मैं इसे भी एक फिक्स पार्ट के तौर पे क्या कर लूंगा, कंसीडर कर लूंगा। तो मैं कह सकता हूं कि इस पूरे एल्गोरिथम के अंदर हमारे पास जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो 5 स्पेसेस पर बेस करती है। तो ये हमारे एल्गोरिथम की हो गई। अब कोई शख्स आपसे ये कहता है कि भाई सी लैंग्वेज में आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताएं। ठीक है भाई, सी लैंग्वेज पे आपको बताते हैं 5 स्पेसेस हैं। क्या 5 के 5 हमारे पास इंटीजर हैं? जी भाई बिल्कुल इंटीजर हैं। हमें पता है इंटीजर पर जब हम सी लैंग्वेज पे बात करते हैं तो वहां पर हम उसे 2 भी कंज्यूम करते हैं, 2 बाइट्स के फॉर्म पर भी। और अगर हम 64 बाइट पे काम कर रहे हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, 64 बिट्स पे 4 बाइट लेते हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं एक प्रपोज सोल्यूशन हमारे पास 20 आने वाला है और एक प्रपोज सोल्यूशन हमारे पास क्या आने वाला है, 10 इन टर्म ऑफ द बाइट्स। तो ये हमारे पास प्रपोज सोल्यूशन एल्गोरिथम के फॉर्म पे है 5 स्पेसेस, जबकि ये सोल्यूशन हमारे पास इन टर्म ऑफ द लैंग्वेज है, जो आप इन टर्म ऑफ लैंग्वेज जब अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये इतना स्टोरेज कंज्यूम करेगा आपके रैम से। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। दूसरी एग्जांपल के अंदर भी हमारे पास एक फंक्शन है इंटीजर रिटर्न टाइप का, सम वो वैल्यू कर रहा है। एक पैरामीटर हमारे पास एरे है, जबकि एक वेरिएबल है इंटीजर n की। जो n की वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी वही हमारा ये वेरिएबल हमें क्या करके देगा, प्रोवाइड करके देगा। देखो भाई, सबसे पहले तो हमारे पास ये भी एक स्टेप है, ये भी एक स्टेप है, ये भी एक स्टेप है, इसी तरह ये भी एक स्टेप है विच मीन स्पेस है, इसी तरह इसकी वैल्यू भी रिटर्न हो रही है एंड सो ऑन। तो मैं कह सकता हूं कि इसकी ओवरऑल जो स्पेसेस है वो इस रिस्पेक्ट से चल रही है ना, n है। तो सबसे पहले तो मैंने लिख दिया n, क्योंकि ये हमें मेंशन नहीं है कि एक्चुअली कितनी वैल्यू आने वाली है इस स्पेस की। जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म था, जैसे प्रीवियस स्लाइड पे मैंने बताया था, इसकी वैल्यू फिक्स है। तो ये वेरिएबल पार्ट है जो कि डायनेमिक एरे है। तो इस डायनेमिक एरे के अंदर हमें क्या करने की जरूरत है, उस वैल्यू को लिखने की जरूरत है जो इसके साथ कंपेयर हो रहा है। तो इंटीजर कंपेयर हो रहा है हमारे इसके साथ, तो मैंने यहां पर लिख दिया 1 ऑफ n का मतलब यह है कि 1 ऑफ स्टेप्स बाय मल्टीप्लाई बाय n। उसके बाद हम इसमें प्लस करेंगे वो तमाम एट्रीब्यूट जो फर्दर इस्तेमाल हो रहे हैं। फर्दर इस्तेमाल होने वाले क्या क्या चीजें हैं भाई, a इस्तेमाल हो रही है, n इस्तेमाल हो रहे हैं, और उसके बाद एट लास्ट क्या इस्तेमाल हो रहा है, x। तो मैं कह सकता हूं 3। तो ओवरऑल कितने स्टेप्स हो गए भाई, 4 स्टेप्स हो गए हमारे पास इन टर्म ऑफ एल्गोरिथम। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सी लैंग्वेज पे आप इस स्टेप्स को लिख के दिखाएं तो मैं कह सकता हूं इस इंटीजर की जगह मैंने लिखा 4, 1 की जगह, n अपनी जगह वैसी रहा। ये 3 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 4 से, क्योंकि इंटीजर का साइज 64 बिट पे मैं अज्यूम कर रहा हूं। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 12। तो इन टर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सी लैंग्वेज हमारे पास ये साइज रहेगा, और इन टर्म ऑफ द एल्गोरिथम हमारे पास ये साइज रहेगा ऑफ दैट प्रपोज प्रॉब्लम इन टर्म ऑफ द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इसी तरह सो ऑन। तीसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। तीसरे एग्जाम्पल पे भी हमारे पास यही काम हो रहा है जो जिसके बेस पर हम प्रीवियसली काम कर रहे थे, जहां पर वैल्यू हमारे पास इन टर्म ऑफ इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, एरे एक हमारे पास वैल्यू है, यही वैल्यू जाकर यहाँ पर क्या हो रही है, सम हो रही है, और यही वैल्यू रिटर्न हो रही है। बिल्कुल सेम एज इट इज फॉर्मूला है। तो मैं शॉर्टली अगर इसको बात करूं तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर n लिख सकता हूं। बाकी तमाम इसकी कांस्टेंट वैल्यूज हैं जो कि हम फाइनली क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करने से क्या मुराद है, नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हमें वो बात समझ में आएगी। तो अगर मैं प्रीवियसली प्रपोज सोल्यूशन की बात करूं 4n+12, तो इसमें जो हमारे पास एट लास्ट आंसर आता है उसमें हमारे 2 बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं कि जो कोफिशिएंट है हम उसे इग्नोर कर देते हैं, इसी तरह जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे भी हम इग्नोर कर देते हैं। तो जो हमारे पास n की वैल्यू होती है हम उसे ही अपने एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी एज्यूम करते हैं। तो यही वजह इन टर्म ऑफ शॉर्ट मैंने यहां पर बताया कि इस वक्त इस प्रपोज सोल्यूशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म ऑफ स्पेस वो क्या है, n कॉम्प्लेक्सिटी है। वो n कोई भी वैल्यू हो सकती है, जो भी वैल्यू उस वक्त यूजर एट अ टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन इसमें प्रोवाइड करेगा। तो इस सेशन के अंदर हमने देखा कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, क्यों मालूम करते हैं,
किस तरह से हमें पता चलता है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह से फाइंड करनी है। इसी तरह ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, लेकिन मैंने सी लैंग्वेज की इसलिए इसमें साथ साथ एग्जांपल दी क्योंकि इन फ्यूचर हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को किसी लैंग्वेज पे भी कन्वर्ट करके देखें ताकि उसका प्रपोज सोल्यूशन हमें पता चले। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि इन टर्म ऑफ द एल्गोरिथम हम किस तरह से सिर्फ वन स्पेस कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमारे पास दो बेसिक पैरामीटर हैं, एक हमारे पास फिक्स पार्ट है, एक वेरिएबल पार्ट है, जिसके बिहाफ पर हम अपने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को प्रपोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। होपफुली वहाँ पर हम थोड़ा सा लॉन्ग उस सेशन को करेंगे क्योंकि वहाँ पर हमें एसिम्प्टोटिक नोटेशन को भी डिस्कस करना है और वहाँ पर तफसीलन जानेंगे कि वो क्या चीज़ है और किस तरह से वर्क करती है।